गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रीट 2022 के बारे में कि वेटिंग कितने पदों पर आएगी और कब तक वेटिंग आएगी और डीबी में याचिका दायर करें या नहीं, डीबी में जीतने की कितनी संभावना है। इन सब प्रश्नों के बारे में हम लोग बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हो और आपने पहली बार विजिट किया है और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो राजस्थान की तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। आप चाहो तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। उसमें आपको राजस्थान की तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट और कोर्ट केस से रिलेटेड, यानी कि जो रीट में कोर्ट चल रहा है, रीट में जो कोर्ट केस था या जो होने वाला है, उसकी लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आप चाहो तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हम बढ़ते हैं फिलहाल आगे, बात करते हैं कि वेटिंग कब तक आएगी और कितने पदों पर आएगी। तो अभी फ्रेंड्स इसका जवाब ये है कि जो लोग कमेंट कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं कि रीट लेवल 1 में वेटिंग कब तक आएगी, तो अब स्कूल ओपन हो चुके हैं। स्कूल ओपन होने का मतलब ये है कि अब शिक्षा विभाग के पास में इसका डेटा बहुत जल्दी मिल जाएगा कि कितने लोगों ने ज्वाइन किया है और कितने लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है। उसी के रेस्पेक्ट में आपको नंबर ऑफ वैकेंसीज पता लग जाएगी, यानी कितनी पोस्ट खाली है। और अधीनस्थ बोर्ड को जो है इसकी जानकारी शिक्षा विभाग देगा। उसके बाद में अधीनस्थ बोर्ड वेटिंग की लिस्ट जारी कर देगा। कितने पदों पर आएगी, तो लगभग 1000 से 1500 पदों पर वेटिंग आने की पूरी संभावना है। ठीक है, क्योंकि एक भी वैकेंसी ऐसी नहीं जिसमें इतना नंबर ऑफ वैकेंसी 35,000 के आसपास वैकेंसी, सॉरी जो आपकी जो सीटें थी 21,000, इतनी बड़ी भर्ती हो और उसमें 1500 की वेटिंग ना हो, ऐसा नहीं है। 1500 की वेटिंग आपको देखने को मिल सकती है और जल्दी ही इसकी चीज़ें भी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो अधीनस्थ बोर्ड ने इसका यही जवाब दिया था कि जब तक शिक्षा विभाग उनको जानकारी नहीं देगा कि कितनी सीटें खाली हैं जिन पर ज्वाइनिंग होना बाकी है, तो उसका उसी के रेशो में आपके वेटिंग आ जाएगी। तो जो लोग वेटिंग का पूछे तो उम्मीद करूँगा कि उनको मैंने जवाब दे दिया है। ठीक है, अब बात करते हैं कि डीबी में याचिका दायर करें या नहीं। हम बात करते हैं पहले फ्रेंड्स सिंगल बेंच के बारे में कि सिंगल बेंच में रीट लेवल 1 को लेकर के याचिका दायर हुई थी, लेकिन उसमें ये होता कि आर्ग्यूमेंट भी सारे हुए थे। लेकिन आपको पता है, आपका जो पहली बार जो केस लिस्टेड होता है, जो माननीय न्यायाधीश है सुदेश जी बंसल, उनकी बेंच में आपका केस दायर हुआ था। उस पर कुछ दिन तक सुनवाई करी, उसके बाद में आपकी बेंच चेंज हो गई। फिर माननीय न्यायाधीश मीणा साहब, उन्होंने आपके केस को सुना। फिर लास्ट में क्या हुआ कि उनकी भी बेंच चेंज हो गई और फिर समीरजी जैन की बेंच ने आपके केस को सुना था। ठीक है, उसके बाद में जो एकल खंडपीठ है उसने ये कहा था कि जो माननीय न्यायालय है वो जो एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट है उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। और इस तरह से ये था कि जो भी पिटिशनर थे उन्होंने जो भी ऑब्जेक्शन के लिए जो भी क्वेश्चंस पर ऑब्जेक्शन लगाए थे या जो भी उन्होंने एविडेंस देते क्वेश्चन के रेस्पेक्ट में कि किस क्वेश्चन का क्या एविडेंस उनके पास में था, उन सब के अकॉर्डिंग ये हुआ कि माननीय न्यायालय ने जो एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट थी उसमें इंटरफेयर करने से मना कर दिया था। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि आपने क्या डॉक्यूमेंट दिए कोर्ट में, किस क्वेश्चंस के लिए आपने क्या एविडेंस दिया, उसका कोई मीनिंग नहीं रह जाता। मीनिंग का मतलब ये हो कि जब माननीय न्यायालय ने क्लियर बोल दिया कि अधीनस्थ बोर्ड की जो एक्सपर्ट कमेटी रिपोर्ट्स होती है उसमें सिंगल बेंच इंटरफेयर नहीं करेगी। ठीक है, तो आपके एविडेंस का कोई मतलब ही नहीं रहा। फिर ऐसा ही आरएस में होता कि कोर्ट ने दखलंदाजी करने से मना कर दिया। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि मैं ये नहीं बोलता कि कुछ आपके साथ में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मैं इसके बारे में कमेंट नहीं करता, लेकिन कुल मिलाकर ये कि सिंगल बेंच में अधीनस्थ बोर्ड की जीत हुई थी। अब बात करते हैं कि डीबी में क्या हो सकता है। तो मेरा ये मानना फ्रेंड्स कि अगर आपके पास में टाइम हो, टाइम मतलब क्योंकि आपका अगर अधीनस्थ बोर्ड सिंगल बेंच में हारता तो डेफिनेटली आपके केस को डीबी में चैलेंज करता। डीबी में भी अगर अधीनस्थ बोर्ड हारता तो उस केस को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाता, जैसा कि पशुधन सहायक की भर्ती में होता। उसमें सिंगल बेंच में वो लोग हार गए थे, उसके बाद में डीबी में केस जीते, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट तक वो केस जीत के आए। लड़ाई लंबी हो जाएगी आपकी, क्योंकि अभी सिंगल बेंच ने अपना फैसला लगभग 1 साल के आसपास इसमें टाइम लग गया। उसके बाद में सिंगल बेंच ने अपना फैसला दिया। तो 2 चीज़ें हैं फ्रेंड्स, एक टाइम और एक होता है पेशेंस और पैसा। तीनों चीज़ें अगर आपके पास में तो डेफिनेटली आपको आगे आना चाहिए। अगर ये चीज़ें आपके पास में नहीं है तो फिर मैं यही कहूँगा कि अगर आपके पास में दूसरे ऑप्शंस भी हैं तो उन पर आपको फोकस करना चाहिए। बाकी जो लोग बोल रहे हैं कि डीबी में याचिका दायर करना चाहिए, तो डेफिनेटली आप कर सकते हो। अगर कोई लोअर कोर्ट के फैसले से आप सेटिस्फाई ना हो तो अपेक्स कोर्ट में आप लोअर कोर्ट के फैसले को चैलेंज कर सकते हो। ऐसा लीगल काम अपने देश में होता है। ठीक है, अगर सिंगल बेंच के फैसले को आप चैलेंज डेफिनेटली कर सकते हो और डीबी उसमें अंदर इंटरफेयर करती है आंसर की के अंदर, तो संभावना 100% तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन संभावना ये कि चांसेस ज़्यादा आपके जीतने के, यानी कि जो लोग याचिका दायर करेंगे वो जिनकी जीतने की संभावना ज़्यादा है। अब लोग ऐसा बोल रहे हैं कि सीटें सारी भराई में आ गई, ये कुछ नहीं होने वाला, तो ऐसा फ्रेंड बिल्कुल गलत है। आपने पशुधन सहायक का मैटर देखा होगा, उसमें वो लोग सुप्रीम कोर्ट से केस जीत गए थे और माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने फैसले में क्लियर कहा था कि अगर सीटें खाली ना हो तो सेवा समाप्त कर दी जाए। ऐसा ही एक फैसला हाई कोर्ट राजस्थान ने भी दिया था डीबी ने, जिसमें कि हाई कोर्ट एलडीसी का मैटर था, उसमें रिजर्वेशन के लिए प्रॉब्लम थी और माननीय न्यायालय ने अपने फैसले में यही कहा था कि जो लोग केस जीते उनके लिए कि उनको आप जो भी चीज़ें पेंडिंग उनको क्लियर करो और उनकी ज्वाइनिंग के लिए अगर सीटें ना बचती तो जिन लोगों ने मेरिट लिस्ट से बाहर होते हैं उनकी आप सेवा समाप्त कर दो।
ऐसा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय भी अपने आदेश में कह चुका है। ठीक है, तो अगर आपके पास में फ्रेंड्स टाइम हो, पैसा हो और धैर्य हो तो आपको ज़रूर डीबी में याचिका दायर करना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास में टाइम ना हो, पैसा ना हो या फिर धैर्य ना हो तो फिर आपको आगे बढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, मैं इतना ही कहूँगा आपसे। बाकी जो भी अपडेट होगी आपको बता दूँगा मैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि डीबी में याचिका दायर करते से 2-5 दिन में आपका फैसला आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप डीबी में याचिका दायर करोगे तो वापस से जो माननीय न्यायालय है वो डीबी जो खंडपीठ है वापस से एक्सपर्ट कमेटी बनाने के लिए बोलेगा। ठीक है, वापस से अधीनस्थ बोर्ड अपनी एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट बनाएगा और उसको माननीय न्यायालय में पेश करेगा। उसके बाद में जो एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट रहेगी और जो लोग याचिका दायर करेंगे डीबी में, उनकी जो ऑब्जेक्शन या जो भी प्रूफ रहेंगे, एविडेंस रहेंगे क्वेश्चंस के सपोर्ट में, उनको दोनों को माननीय न्यायालय सुनेगा। तो दोनों को एक तरह से आर्ग्यूमेंट होंगे और उसके बाद में माननीय न्यायालय आपका फैसला रिजर्व दे सकता है, तुरंत फैसला दे सकता है। क्योंकि आपने देखा होगा सिंगल बेंच का जो फैसला था लगभग 2 महीने से अधिक रिजर्व रहा, उसके बाद में फैसला आया। तो बिल्कुल पॉसिबल है कि माननीय जो डीबी में है आपका फैसला रिजर्व रखा जा सकता है और कितना टाइम रिजर्व रख सकता है इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। तो ये होगा ये फ्रेंड्स कि एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर जो सरकारी वकील हैं वो, यानी अधीनस्थ बोर्ड के जो वकील हैं वो हैं, और आपके जो वकील हैं वो डीबी में क्वेश्चंस के ऊपर आर्ग्यूमेंट होंगे। उसके बाद में जिसका भी एविडेंस अच्छा होगा, तगड़ा होगा, वो ही जीतेगा। ठीक है, क्योंकि सिंगल बेंच ने ये कह के मना कर दिया था कि एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट में माननीय न्यायालय इंटरफेयर नहीं करेगा, और इंटरफेयर किया भी नहीं माननीय न्यायालय ने, और उसके बाद में वो लोग हार गए। सिंगल बेंच में हार गया, अधीनस्थ बोर्ड जीत गया। लेकिन एक चीज़ बता दो फ्रेंड्स, अगर आपको कि अगर अधीनस्थ बोर्ड सिंगल बेंच में हारता तो वो सिंगल बेंच के फैसले को डेफिनेटली डीबी में चैलेंज करता, और अगर डीबी में हारेगा तो सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। तो इसीलिए बता रहा हूँ फ्रेंड्स कि मैं आपकी लड़ाई थोड़ी लंबी होने वाली है। तो अभी पशुधन सहायक का मैटर था, उसमें लगभग 1.5 से 2 साल लगा, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट तक वो लोग जीत के आए और उनकी ज्वाइनिंग क्लियर हो गई। 52 लोग उसमें टोटल सेवा समाप्त हुई। तो ऐसा नहीं है कि आपको टेंशन हो रही है कि ज्वाइनिंग कंप्लीट हो चुकी है, कुछ नहीं सकता, बिल्कुल हो सकता है। वो आपके ऊपर जो भी एविडेंस देंगे उस पर डिपेंड करता है, आपका वकील किस तरह कोर्ट में पैरवी करता है इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो उम्मीद करूँगा जो लोग डीबी में याचिका दायर करने की बोल रहे थे उनको उनका जवाब मिल गया होगा कि जीतने की संभावना क्या है क्या नहीं। वो टोटली इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि जो क्वेश्चंस के सपोर्ट में आप एविडेंस देने वाले हो वो कितने स्ट्रॉन्ग है। चूँकि अब न्यायालय की जो खंडपीठ है वो अपना काम या वर्किंग कंडीशन में आ चुकी है और जो भी चीज़ें वो रेगुलर होने वाली है। ठीक है, बाकी जो भी अपडेट होगी आपको बता दूंगा मैं। वेटिंग का मैंने बता दिया आपको कि शिक्षा विभाग जल्दी ही अधीनस्थ बोर्ड को डेटा सौंपेगा कि कितनी पोस्ट खाली है कितनी नहीं है। उसके बाद में अधीनस्थ बोर्ड की जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगी जो शिक्षा विभाग के पास जो पहुँचेगा, उसके बाद में डेफिनेटली वेटिंग आने की संभावना है और लगभग 1000 से 1500 तक वेटिंग आने की संभावना है। बाकी जो भी अपडेट होगी आपको बता दूंगा। तो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किया और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो राजस्थान की तमाम बढ़ती हुई लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक्स, हैव ए ग्रेट डे एंड ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। और हाँ, लाइफ में हमेशा पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव ना रहो। ठीक है, हैव ए ग्रेट डे।